नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन। अभी आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। संविधान संशोधन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं, जिसको हम डिटेल में हर उस पॉइंट को, हर उस फैक्ट को पढ़ते हुए चलेंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। कल मैंने मैराथन ली थी और मैंने आपसे कहा था कि आप जो है रिवीजन करिएगा, लेकिन आप लोग कितने साथी थे जिन्होंने कल मैराथन में आए थे, जिन्होंने कल मैराथन कंप्लीट की थी? मैंने वहाँ पर मौलिक कर्तव्य तक पूरी पॉलिटी रिवाइज कराई थी। एक बार बताइए कि आप लोगों ने कल मैराथन ली थी? चलिए, नहीं ली तो कोई बात नहीं, आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर वो मैराथन है, वहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, हम संविधान संशोधन की बात करते हैं। संविधान में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पहले संविधान की बात करते हैं। पहला संशोधन कि सर प्रथम संविधान संशोधन, जिसे फर्स्ट यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम प्रथम प्रथम संविधान संशोधन क्या लिख सकते हैं? प्रथम संविधान संशोधन। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संशोधन अधिनियम, और ये अधिनियम 1951 का था, जिसमें जब हमारी संविधान सभा तो 1950 में खत्म हो गई थी, लेकिन यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में 1952 तक काम कर रही थी। तो उसी संविधान सभा के सदस्यों ने पहला संविधान संशोधन किया था। कि भैया इसका विषय क्या था? इसका विषय था, पहला संशोधन 1951 में अंतरिम संसद द्वारा पारित किया गया था। और ये अंतरिम संसद कौन थी? तो ये संसद संविधान सभा थी। कौन सी थी? तो ये जो अंतिम संसद है ना, ये संविधान सभा थी। तो ये संविधान सभा थी, क्योंकि संसद तो 1952 में बनी है। कब? 1952 में बनी है। ठीक है, जिसके जिसके सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे। ठीक है, जो संवैधानिक सभा थी या संविधान सभा थी, उसका मसौदा बना चुके थे, तैयार कर चुके थे, संविधान लागू हो चुका था। और संविधान में पहला संशोधन कब होता है? आप कहेंगे सर पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। अब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि संशोधन 3 दिन में भी खत्म नहीं होगा। अब आप प्रयास करिए समझने की, और पीडीएफ से आप लिखने का प्रयास करेंगे, पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं सर? बच्चों जैसी टी शर्ट पहने हैं। अच्छा, तो मैं भी तो बच्चा ही हूँ, अभी मेरी उम्र भी तो अभी 34 साल ही हुई है, मात्र 34। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। हालांकि आप लोगों को केवल समझना है, और पीडीएफ ये सेम एज इट ऐसे ही मिल जाएगी आपको, आप उसे लिख लीजिएगा। मैं क्लास खत्म होते ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूंगा। बात आती है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 19, 15, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया। ठीक है, कि सर पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 15 में, 19 में, 85 में, 87 में, 174 में, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा कुल कितने अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था? तो आप कहेंगे सर 10 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। क्या किया गया है कि भैया इसमें जो संपत्ति है, यानी कि कानून की रक्षा के लिए प्रोविजन फॉर प्रॉपर्टी एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर करने की बात करते हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द लॉ। यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे संपत्ति अधिग्रहण, ऐसी संपत्ति जिससे कि किसी के जन महत्व का कल्याण हो। नहर बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है, ऐसी जमीन पर, ऐसी रोड, ऐसे भूमि पर सरकार कब्जा कर सकती है। क्या कर सकती है? सरकार कब्जा कर सकती है। अब मेरी बात समझें। अब ये यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर जैसे किसी के खेत से यदि नहर निकल रही है और वो नहर पीछे से आ रही है, तो आप उस नहर को रोक नहीं सकते कि भाई मेरे खेत में से नहर मत बनाओ। क्योंकि क्योंकि अनुच्छेद अनुच्छेद 31A 31B को जोड़ा गया, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची कौन सी? आप क्या कहेंगे कि सर एक अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे हम कहते हैं नाइन्थ शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि भूमि सुधार से संबंधित विषय रखे गए। और इसमें अनुसूची 9 में लगभग 284 विषय शामिल किए गए। और यह भी कहा गया कि अनुसूची 9 में दिए गए विषयों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो राष्ट्रीय महत्व की है, जो नेशनल इंपोर्टेंस की है, ये जन महत्व की है, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, ऐसी भूमि पर सरकार अपना नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर इस भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद 31A और 31B जोड़े गए थे। ठीक है, अब बात आती है कि सर 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये जो 9th शेड्यूल है, ये 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी? तो आप कहेंगे सर 9th शेड्यूल, 9th अनुसूची, और इसमें जो विषय शामिल किए गए थे वो विषय कितने थे? हालांकि मैंने बताए भी होंगे आपको, 284 विषय थे, जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते।
क्या यहाँ तक आप लोग लिखेंगे? नहीं कर सकते हैं। चलिए ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि मेरा तो कहना यही है कि आप इसे पीडीएफ से लिख लेना, इसको आप पीडीएफ से लिख लेना। आगे बात करते हैं कि सर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसमें क्या किया गया था? देखिए हमने जब पढ़ा था, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, हमने वहां पर पढ़ा था कि सर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बना था। क्या हुआ था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें रिपोर्ट 1955 में पेश की गई और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। इसी दौरान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया, जिसमें जो हमारे भारत में राज्य थे उन्हें 4 ग्रुप में बांट रखा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यानी क ख ग घ, 4 श्रेणियों में 4 समूह में बांटा हुआ था, उन्हें क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस संशोधन के माध्यम से क ख ग घ श्रेणी के रूप में पहले से चले आ रहे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया तथा पूरे भारत को 14 राज्य और 6 संघ राज्य यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया। थ्रू दिस अमेंडमेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इन द form of categories A, B, C, D was abolished and the whole of India was divided into 14th state and 6 union territories। कि सर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? हम लोग ये चीज बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये जो 1956 में, हालांकि इसके द्वारा बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता था, वो भी इसी के द्वारा किया गया था, और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 7 भाग 9 को खत्म किया गया था। चलिए यहां तक फिलहाल आप लोग लिखिए, और मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, मगर पीडीएफ से लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पीडीएफ से लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चलिए पीडीएफ से अगर आप लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आवाज़ प्रॉपर आ रही है, आवाज़ यहाँ पर प्रॉपर आ रही है। चलिए लिख लीजिए, आगे बात करते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है कि दो क्लासेस में तो कम से कम जाएगा ही। चलिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 7वें संविधान से और क्या क्या हुआ। यहाँ पर मैं बात करता हूँ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो भी मैं बता देता हूं कि सर एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। चलिए यहां तक हम लोग लिख लेते हैं, बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या किया गया? इसी के द्वारा संविधान के भाग 7, आप कहेंगे सर संविधान के भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया था, भाग 9 को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया था जी? आप कहेंगे सर समाप्त कर दिया था, कर दिया। तो यहां तक हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। बताइए कोई आपत्ति, कोई समस्या? चलिए सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बताइए सर। पीडीएफ भी डाल देना, ओके पीडीएफ मैं बिल्कुल अभी तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं तुरंत डाल दूंगा। सॉरी सर मैं शादी अटेंड कर रहा हूं, अभी मैं क्लास नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, अभी आप शादी अटेंड करिए, जरूरी है, सारी चीजें जरूरी हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल वंश जी, बिल्कुल वंश जी। चलिए अब बात आती है सर 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें क्या किया गया? इसके द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि की गई थी, यानी कि वाई दिस द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट वॉज इंक्रीज्ड and the retirement age of judges of the high courts was increased from 60 years to 62 years। इसके द्वारा क्या किया गया? जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आयु थी, रिटायरमेंट एज थी, वो 60 वर्ष थी, लेकिन उसे कितना कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा क्या किया गया भैया? आप कह सकते हैं सर जिसके द्वारा भैया यहाँ पर 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी, वो था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। कौन सा? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल रंजन जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए हमने पढ़ा कि सर ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 62 वर्ष कर दी थी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर लिख लेंगे, क्लियर? चलिए आगे बात आती है कि सर 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 224 ए जोड़ा गया। 224 का जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया। देखिए ये हमने नहीं पढ़ा होगा क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना कि सर इसमें लिखा हुआ है रिटायर्ड जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति भी होती है, हाई कोर्ट में भी रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति होती है। ठीक है, राधिका जो मैराथन है वो RW स्टेट एग्जाम पर है और वो हमने किसमें? बिहार में 1 शॉट के नाम से की है। ठीक है, फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं कि सर इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति। अब हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति से सलाह लेकर।
अब कब? जब हाई कोर्ट में कार्यों की संख्या बढ़ जाए। पवन आर्य बहुत बहुत धन्यवाद। जब हाई कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ जाए, कार्य में वृद्धि हो जाए, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में अनुच्छेद 224 का के तहत रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति होती है। ठीक है, ऐसे जजेस जो हाई कोर्ट में जज बनने लायक हों। क्लियर हो गई चीजें यहाँ पर? अब बात यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़िएगा। चलिए, सिंपल सी चीजें हो गई, यहां हम इसको पढ़ लेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि सर अनुच्छेद 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा अनुच्छेद 226 में एक नया खंड जोड़ा गया, 226(1) क। इसका मतलब है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 226(1) क लिख सकते हैं। और इस आर्टिकल में क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें भैया, इसमें क्या कहा गया? जिसके अनुसार उच्च न्यायालय किसी सरकारी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। कि भैया हाई कोर्ट 226 में रिट जारी करता है 5, ठीक है, हैवियस कॉर्पस, मंडामस, मैंडामस। हैवियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश को मैंडामस, और प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी को उत्प्रेषण, और अधिकार परीक्षा को क्यू वारंटो। यानी कि 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। हाई कोर्ट 226 में, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में। लेकिन 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 किया गया, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 खंड 1 क या खंड ए, या ऐसे कह सकते हैं आर्टिकल 226 क्लोज 1 सब क्लोज ए, इसमें कहा गया कि भैया हाई कोर्ट किसी भी सरकारी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल तुरंत पीडीएफ डलवा दूंगा। बिल्कुल, मैं जैसे ही क्लास खत्म करूंगा, स्टूडियो के बाहर जाने से पहले ही ये मैं आपकी पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। ये तो नॉर्मल सा है, हमने क्लास में भी पढ़ा था कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, जिसके माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ये तो हमने क्लास में भी पढ़ा है, बिल्कुल आशीष पाल जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चलिए अक्की जी धन्यवाद। हमने यहाँ पर बात की है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है, और ये 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। रिट का मतलब होता है विशाल जी कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका की सुनवाई करते हुए रिट्स जारी कर सकते हैं। ठीक है, आदेश जारी कर सकते हैं। चलिए, अभी कह रहे हैं सर 7 के बाद 21 कैसे आया? 7 के बाद की अगर मैं बात करूं, 7 के बाद की बात करूं तो मैंने यहां पर डायरेक्ट 21 नहीं कराया था, 15 कराया था। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आप क्लास में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ठीक है, 7th पहला कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, फिर 7th, फिर 15th, फिर 21। अब आप सोच रहे हो कि 106 संविधान संशोधन हुए, क्या 106 के 6 में कराऊंगा? नहीं, मैं केवल इंपोर्टेंट कराऊंगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे जो कह रहे थे कि 7 के बाद डायरेक्ट 21 कैसे आया, क्योंकि 7 के बाद 15 था और 15 के बाद मैंने 21 कराया है। ठीक है, 21 पे आया हूं मैं। अब 21वां संविधान संशोधन हमने पढ़ लिया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे यहां पर बात करेंगे, आगे बात आ जाती है कि सर 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इसमें क्या किया गया था? इसमें अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे यहां पर बात करेंगे, आगे बात आ जाती है कि सर 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इसमें क्या किया गया था? इसमें अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या को कितना, आप कह सकते हैं सर 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया था। हालांकि लोकसभा की सीटें यहां भी बढ़ाई गई थी। इसमें भी आप चाहो तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि सर अनुच्छेद 81 में संशोधन कर, 81 में संशोधन कर, क्या कर भैया? संशोधन कर लोकसभा सीट 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? बढ़ाकर 525 कर दी थी। कितनी? 525 कर दी। तो यहां पर हम लोग इसको एक लाइन को इसमें भी ऐड कर लेंगे 7वें संविधान संशोधन में। ठीक है, हाँ समझकर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बिल्कुल क्या नाम है इनका? सत्यम गुप्ता जी, बिल्कुल भैया। चलिए, अब ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। हम बात कर रहे थे कि सर जो 31वां संविधान संशोधन है, 31वां संविधान संशोधन 1973, हालांकि इसको बहुत सारी जगहों पर 74 लिखा हुआ है। जो 74 लिखा हुआ है, हम 74 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 74 में लागू हुआ है। तो हम लागू होने की डेट नहीं पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं जो अधिनियम जिस नाम से पास होता है। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 to 45 बाय द अमेंडिंग आर्टिकल 81। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक दोस्त है हमारे, कह रहे हैं सर मुझे बचा लो, मैं डिप्रेशन में हूं। देखिए, आज की डेट में अगर आप डिप्रेशन की बात करते हैं तो 80% लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। किसी को नौकरी का डिप्रेशन है, किसी को परिवार का डिप्रेशन है, किसी को फाइनेंशियल डिप्रेशन है, ठीक है, किसी को किसी की हेल्थ का डिप्रेशन है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ डिप्रेशन जरूर है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को मजबूत रखना है,
हमें ये देखना है कि अगर मेरे डिप्रेशन में जाने से मेरा परिवार इफेक्ट हो रहा है, मेरे परिवार पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप अपने आप को, मैं ये मानता हूं कि डिप्रेशन पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन एक दूसरा पहलू अगर हम ये देखें, हम ये सोचें कि मेरे डिप्रेशन में जाने से मेरे परिवार पर, मेरी फैमिली पर, मेरे बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, मेरे माँ बाप पर, मेरे भाई बहन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूं, मैं सुबह 15 मिनट मेडिटेशन कर सकता हूं। डिप्रेशन से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए। यूट्यूब चला रहे होंगे आप, हेडफोन भी आपके पास होंगे, हेडफोन है या जो भी आपके पास म्यूजिक का कोई भी साधन है, आप वहां पर यूट्यूब पर सर्च करिए केवल मेडिटेशन। आप मेडिटेशन म्यूजिक या साउंड सर्च करिए, 15 मिनट या 10 मिनट का वो लगाइए और शांत माहौल में बैठ जाइए। ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर शोर शराबा ना हो रहा हो। आप कम से कम 15 दिन करके देख लीजिए, मेरी बात मानकर आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आप डिप्रेशन से बाहर भी निकल आएंगे, आपकी लर्निंग पावर अच्छी हो जाएगी, आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये कर कर देखिए, मात्र 7 दिन, चलिए 10 दिन नहीं, मात्र 7 दिन कर कर देखिए, ठीक है? मात्र 7 दिन मेडिटेशन करके देखिए प्लीज, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, यहां तक हम पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42वां सबसे बड़ा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको हम क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? आप कहेंगे सर अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है लघु संविधान। इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान, या इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जो कि भारतीय संविधान में अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसमें 2 नए अध्याय जोड़े गए थे, नए भाग जोड़े गए। हालांकि हम इसको अध्याय ना लिखकर भाग लिखेंगे, हम यहाँ पर अध्याय ना लिखकर क्या लिख सकते हैं? भाग लिखेंगे, क्योंकि अध्याय नहीं है, ये पार्ट्स हैं। चैप्टर हम इनको नहीं कह सकते, हम इनको पार्ट्स बोलेंगे। हम इनको क्या बोलेंगे जी? आप यहाँ पर इसको पार्ट्स लिखना कि सर 2 नए पार्ट्स जोड़े गए, 2 नए भाग जोड़े गए। कौन कौन से भाग? 4 का जोड़ा गया और 14 का जोड़ा गया। 2 नए भाग जोड़ दिए गए, 2 नए भाग जोड़े गए हैं। कौन कौन से? 4A, 4 का, आप कहेंगे सर 4 का जोड़ा गया, 14 का जोड़ा गया, 9 नए अनुच्छेद शामिल किए गए, यानी कि नए अनुच्छेदों की संख्या 9 और 2 नए भाग जोड़ दिए गए, 4A और 14A, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है? कि सर इसके द्वारा संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए थे, 4 का, 14 का और 9 अनुच्छेद जोड़ दिए गए, ठीक? अब बात आती है कि सर कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है? आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आशीष पाल जी, बिल्कुल मेरे लाल, आप सिलेक्शन लो, आपकी मिठाई भी खाएंगे, आप ऑफिस आओ, हमारा ऑफिस यहीं पर है, ठीक है? ग्रेटर नोएडा में। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसमें 2 भाग जोड़े गए थे, 4A और 14A। कुल 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और पुराने 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। क्या? 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, ठीक है? हम बात करेंगे कि सर अ टोटल ऑफ 52 आर्टिकल्स वर अमेंडेड। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया, 3 शब्दों, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? कि सर पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 नए शब्द कब जोड़े गए? या ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसमें हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहले पैराग्राफ में 2 और छठे पैराग्राफ में 1। पहले पैराग्राफ में 2 शब्द थे, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, सभी धर्म बराबर है, समाजवादी, दोनों शब्द पहले पैराग्राफ में थे, अखंडता, इंटीग्रिटी, ये छठे पैराग्राफ में जोड़े गए थे, ठीक है? चलिए हर्षदीप शर्मा, डन बेटा, बिल्कुल डन। चलिए, यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली। हम यहाँ पर बात करेंगे नीति निदेशक तत्वों में 3 नए निदेशक तत्वों को शामिल किया गया। कौन कौन से? आप कहेंगे सर 39 का जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई थी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39A जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? 39A, आर्टिकल 39A, जिसमें हमने पढ़ा कि सर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39 का के द्वारा, अनुच्छेद 39 का के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है? चलिए भैया, अब बात आती है कि सर कि ये बताइए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 3, ठीक है? कितने? 3। पहला तो ये हो जाता है, फिर एक हो जाता है 43 का,
कौन सा 43 का? ये कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, यानी कि जो जो औद्योगिक संस्थान है उनमें मजदूरों की भागीदारी। किसकी? मजदूरों की। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि 43 का जोड़ा गया और एक भैया जोड़ा जाता है 48 का। ठीक है, 48 ए जोड़ा जाता है। कौन सा? 48 ए। पर्यावरण की रक्षा, सुधार एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। आप कह सकते हैं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, वन एवं पर्यावरण सुरक्षा वगैरह सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब यहां पर हमने ये पढ़ा कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव सुरक्षा, ये अनुच्छेद 48 ए में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48 ए, ये 43 का है, ठीक है, और 39 का। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1900, हाँ चलिए, अधिनियम 1976 के द्वारा 3 नए अनुच्छेद थे। कौन कौन से थे? चलिए बहुत बढ़िया सर, मैं आपकी वॉच लूंगा। एक टी शर्ट लेगा, एक वॉच लेगा। हाँ चलो, शुक्र है कुछ तो छोड़ा मेरे पास। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए यहाँ तक आप लोगों ने। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ तक लिख ली होंगी। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि भैया एक नया अध्याय, यहाँ पर अध्याय ना लिखें हम, यहाँ पर अध्याय ना लिखकर हम इसको एक नए अध्याय की बात ही नहीं होगी। अध्याय नहीं होता, ये गलती हुई है मुझसे, और ये टाइप कराते समय मैंने चेक भी नहीं किया कि मैंने क्या लिख दिया है। चलिए, तो यहाँ पर ये मेरी मिस्टेक है कि इसको एक चैप्टर नहीं लिखेंगे, इसको पार्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? पार्ट लिखेंगे। ठीक है, एक नया पार्ट जोड़ा गया था, ये तो हमने लिख ही लिया था कि 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए भैया मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 10। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 74 में ये संशोधन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का गठन है। मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सलाह के लिए है और राष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? आप कहेंगे सर ये कौन से, तो आप बता देंगे सर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पानी, चलिए बहुत बढ़िया, गर्म इलाना। चलिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड जोड़े जाते हैं, एक खंड 4 और खंड 5। 368 4, 368 5। इसमें खंड 4 के अनुसार क्या व्यवस्था थी कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए संसद ने यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, संसद ने क्या किया गया है कि संसद में हम बात कर रहे हैं कि भैया अगर अनुच्छेद 368 की बात हो रही है तो इसमें खंड 2 जोड़े गए थे, 4 और 5। 4 में लिखा था कि संसद द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। According to clause 4, the constitutional amendment made by the parliament cannot be challenged in the court, कि कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलिए। बाध्य का मतलब, पिंकी देवी, बाध्य का मतलब होता है कि भैया बाध्य मानने के लिए मजबूर है, मानना ही होगा। आप कहेंगे सर मानना ही होगा, बाध्य का मतलब है मानना ही होगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक आप लोग इसको लिख लेंगे, यहाँ तक आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें हमने पढ़ ली। चलिए अब बात आ जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर लिखा है कि वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा पर्यावरण नियोजन, जीवों पक्षियों की सुरक्षा, बाट माप आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कि सर समवर्ती सूची में शिक्षा को, वन को, संपदा को, जनसंख्या नियंत्रण को, परिवार नियोजन को, ये विषय समवर्ती सूची में कब डाले गए थे? तो आप मुझे बता देना कि सर ये कब डाले गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा डाले गए थे। चलिए बहुत बढ़िया भैया, बफ बोर्ड जो है, बफ कानून बना है, बफ कानून बना है, वो संविधान संशोधन नहीं है, वो संविधान में नहीं है, वो एक कानून है, वो अधिनियम है। अधिनियम को चैलेंज कर सकते हैं, संविधान संशोधन को चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए डन है भाई, डन है अभिषेक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि विधानसभा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। आप लोगों को याद होगा कि 1975 में संविधान संशोधन किया गया था। संविधान संशोधन हुआ था या राष्ट्रपति शासन लगा था? तो 1975 में एक राष्ट्रपति शासन लगा था या राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? अब आप मुझे बताएं कि सर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो राष्ट्रपति थे, उनको फोन किया और कहा कि देश में आंतरिक गड़बड़ी होने वाली है, आप एक काम करिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाइए। हुआ क्या था, जगमोहन लाल सिन्हा उस समय भैया कौन थे, राजनारायण ने जो है चुनाव लड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ। उस समय इंदिरा गांधी हार रही थी, या ऐसे आरोप लगे कि इंदिरा गांधी ने सरकारी जो प्लेन था एयरफोर्स का, उसका यूज़ किया था, सरकारी अधिकारियों का प्रयोग किया था, जबकि आदर्श चुनाव संहिता में कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं होगा। इंदिरा गांधी मौजूदा प्रधानमंत्री भी थी उस समय, तो उन्होंने चुनाव लड़ा अपना, और लड़ने के साथ उन्होंने सरकारी अधिकारियों का प्रयोग किया, जो चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन है। राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने
इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कर दिया। जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के पद को अवैध घोषित कर दिया कि इन्होंने चुनाव गलत तरीके से जीता है। ठीक है, चलिए, तो भैया उस समय जो विधानसभा और लोकसभा थे उनके कार्यकाल 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिए गए थे, यानी कि एक एक वर्ष बढ़ा दिया गया था। क्या कर दिया था? बढ़ा दिया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2001 तक के लिए स्थिर कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? स्थिर कर दी गई थी कि भाई 2001 तक ये सीटें ऐसे ही रहने वाली हैं। फिर 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 हुआ, जिसमें क्या किया गया? जिसमें सीटों की संख्या क्या कर दी भैया? पुनः 2026 तक निश्चित कर दी गई। ठीक है जी, निश्चित कर दी गई। चलिए, यहां पर आप लोग इसको लिखिएगा। बहुत बढ़िया। डीप नहीं है ये डीप नहीं है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है। इसमें हम बात करते हैं कि सर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसमें अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदलने पर रोक लगा दी। इसमें क्या है? संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, इसमें राज्य विधानमंडल सदस्यों की निर्योग्यताएं। तो आप कहेंगे, आप यहाँ पर बात करेंगे, आप मुझे बताइए, रिया कह रही सर अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए फिर क्या? तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता। आपने राष्ट्रपति वाली क्लास नहीं ली क्या? क्लास नहीं ली क्या? चलिए, हम बात कर रहे हैं कि सर कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया था? वो था भैया 52वां संविधान संशोधन। चलिए, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कि सर 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, 1985 में, 1974 में, 1990 में। तो आपने पढ़ा कि सर 1985 में जोड़ी गई। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने बात कर ली कि सर 10वीं अनुसूची जो दल बदलने पर रोक लगाती है, कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए, आगे बात आती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। देखिए, 89 मत करिएगा, ये फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ये जो है 1988 कीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा? 1988। आप इसे क्या करेंगे जी? आप कहेंगे सर 1988। 1988 इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे आप 1988 लिख सकते हैं। 1988, 1988। ठीक है जी, 1988। क्लियर कि सर ये 1988 होगा, 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा आप कह सकते हैं कि सर अनुच्छेद 326 में लोकसभा राज्यसभा के चुनावों में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 18 वर्ष कर दी गई। हाँ जी, बुक में 1989 भले ही लिखा हो सकता है, लेकिन आप 1989 नहीं करेंगे, इसको आप 1988 ही पढ़ेंगे। देखिए, जो अधिनियम जिस नाम से पास होता है उसे उसी के नाम से जाना जाता है। ये अधिनियम 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के नाम से पास हुआ और लागू 1989 में हुआ। तो बहुत सारे एग्जाम्स में भी 1989 आया हुआ है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन यदि 1988 1989 दोनों आ जाए तो 1988 पर ही टिक करिएगा, और जब 1988 ना हो तब आप 89 टिक कर देना। हालांकि आता 1988 ही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सर, यहां पर हम बात करने वाले हैं, आप कहेंगे कि सर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें संविधान में दो नए अनुच्छेद 239 ख जोड़े गए, जिनके अंतर्गत संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और उसका नाम संघ क्षेत्र दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया। जो पहले संघ क्षेत्र हुआ करता था उसको अनुच्छेद 239 क के तहत विशेष दर्जा दे दिया और 239 ख के तहत इसका नामकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया। कि सर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से किया गया और उसका नाम संघ क्षेत्र दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया। जो पहले संघ क्षेत्र हुआ करता था उसको अनुच्छेद 239 क के तहत विशेष दर्जा दे दिया और 239 ख के तहत इसका नामकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया। कि सर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया। कि सर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र से क्या बना दिया? इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया। और इसे क्या बना दिया? इसे भैया आप कहेंगे सर इसे क्या बना दिया? इसे विशेष दर्जा दे दिया। ठीक है, इसे विशेष दर्जा प्रदान कर दिया। ये केंद्र शासित प्रदेश है। प्रियंका धन्यवाद मेरी बहन। मेरी बुक देखिए मैं बिल्कुल बना चुका हूं श्वेता जी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं जब बुक आपको दूं तो उसमें कोई एरर ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और जो एग्जाम्स हुए हैं अब तक उन सभी के प्रश्न उस बुक में हो, चाहे वो यूपीएसआई के हों, चाहे कांस्टेबल के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे वो पीसीएस के हों, वो बुक पीसीएस तक को कवर करेगी। ठीक है, तो आप लोग भैया अच्छे से देखेंगे। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर एनसीसी बॉय रोहित जी, बेटा बस इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए हम यही चाहेंगे, ठीक है, हम यही चाहेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं कि सर दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा और 7 सदस्य मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। हालांकि मैं यहाँ पर बात करूंगा कि 70 सदस्य विधानसभा में होंगे और 7 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा में होंगे, कि सर दिल्ली से लोकसभा में 7 सदस्यों का चुनाव होगा और दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्यों का चुनाव होगा। ये प्रावधान भी कौन से 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा किया गया था। चलिए मैं इसकी पीडीएफ एडवांस में भी दूंगा, क्योंकि अभी तो हम करेंगे नहीं पूरे, इसको हम 106 संविधान संशोधन तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज 70 तक कंप्लीट कर लेते हैं, आज 70 तक कंप्लीट करते हैं कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970, माफी चाहूंगा 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 दिल्ली पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह प्रोविजन वॉज मेड टू इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। कि सर 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके माध्यम से क्या किया गया है, ठीक है, इसके माध्यम से क्या हुआ कि सर जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बात की गई कि दिल्ली और पुदुचेरी में भी जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है जी। पीछे वाला तो ये है, इसमें 70 सदस्यों की विधानसभा थी। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अब ये जो है ना आगे, ये अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ये अभी 45 पेज हैं और हम यहाँ पर कहाँ तक आ गए, अभी हम 23 पेज पर आ गए हैं। तो अभी हमारे बचे हुए हैं लगभग 22 पेज। तो 22 पेज हम कल करेंगे, लेकिन मैं अभी एडवांस में ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। और मैं जस्ट इसे अभी टेलीग्राम में भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको टेलीग्राम में भी शेयर कर रहा हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।